नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरु सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का टॉपिक करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशंस कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, उनके ऊपर पोलराइजेशंस कैसी होगी, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनके अंदर जहां पर जिस मॉलिक्यूल्स में ना चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, जो सेंटर चार्ज, वो सेपरेटेड ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब स्लाइटली बहुत छोटी सी डिस्टेंस के ऊपर दूर होंगे। ठीक है, मतलब कुछ है किसने क्या बना रखा हो, डाइपोल बना रखा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, जस्ट लाइक H2O, या फिर आप कह सकते हो CO2 इसका एग्जांपल रहेगा। उसी के अंदर हमारे पास दूसरा आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जस्ट लाइक ये वाला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इनके अंदर जो सेंट्रल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, एक जगह ही क्या होते हैं, कंसाइड होते हैं, डिस्टेंस नहीं होती, एक जगह ही क्या होंगे, कंसाइड होंगे। तो उसे हम क्या कह देंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कह देंगे या फिर डाइलेक्ट्रिक कह देंगे। अब देखो ये कौन सा नॉन पोलर का एग्जांपल दे रखा है, जिसके अंदर आपके चार्ज है कुछ इस प्रकार थे। कब? जब इसके ऊपर क्या नहीं थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। क्या नहीं थी यहाँ पे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जैसे ही मैंने क्या दिया, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब इनका क्या हो गया? पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसी प्रकार देखो ये वाला पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसमें चार्ज कुछ एक ऐसा था, रीअरेंज था। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या दी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ये भी क्या हो गई, एक लाइन के अंदर सेटअप हो गई। तो इसी पूरे को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। देखो इसके अंदर कुछ एक की पॉइंट है, क्या रहेंगे? डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल्स गिव डाइपोल मोमेंट व्हेन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो इसको मैंने यहां से देखो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, मतलब इधर कौन सी साइड है? पॉजिटिव वाली साइड है। इधर कौन सी साइड है आपके पास? नेगेटिव है। बट इनसाइड देखा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, कुछ एक इस टाइप में आ रही होगी। फिर यहां से भी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, इसकी इस साइड में, इसकी यहां से, तो नेट इस साइड में बनेगी, इसकी भी इस साइड में, इसकी भी इस साइड में, तो नेट कौन सी साइड में बन रही होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड में आ रही होगी। तो अब देखो, तो ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर आ रही है, तो इसके इनसाइड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी जीरो रहती है। तो मैंने ये वाली प्लेट है ना, इसकी डेंसिटी मानी कितना? सिग्मा ऑफ पी है। कितनी रहेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी इसकी? सिग्मा ऑफ पी। इसके ऊपर चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? क्यू चार्ज दे रखा है। यहां से लेके यहां तक इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो आपके पास है डी है। देखो इसके अंदर हमने क्या लिया, इस वाली प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आपके पास है? डी है। बात इतनी है, समझो। सेकंड देखो, यदि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी तो डाइलेक्ट्रिक आर इन नॉर्मल स्टेट, वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर रहेंगे, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। विद एक्सटर्नल फील्ड, जैसे मैं एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये रैंडमली क्या हो जाएंगे? ओरिएंटेड हो जाएंगे, रैंडम। देखो पहले ऐसे थे, बिखरे हुए थे, अब कैसे हो गए? रैंडमली ओरिएंटेड हो गए। सेम यहीं पे बात है, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स पोलर डाइपोल मूवमेंट। जैसे ही मैंने देखो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स थे, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये कैसे हो गए? पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। ये सिंपल सी बात है। अब देखो पोलराइजेशन हम किसे कहेंगे? अब हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से किसके बराबर होगा हमारा? चार्ज इंटू
डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, Q है, इनटू में डिस्टेंस इसकी कितनी है, D। हमने क्या मानी, डिस्टेंस D है, ये वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है, प्लस Q दे रखा है, डिस्टेंस कितनी है, D। तो अब देखो डेंसिटी होती है, चार्ज होता है, देखो सरफेस डेंसिटी सिग्मा P निकालेंगे तो किसके बराबर रहेगा, चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होगा। तो यहां से चार्ज की वैल्यू है आपके पास क्या है, सिग्मा P अपॉन इनटू में A आ गई। ये क्या आपके पास है, चार्ज की वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट P कितना आ गया, सिग्मा P इनटू में AD के बराबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पोलराइजेशन चाहिए। पोलराइजेशन क्या होता है, it is net dipole moment, net dipole moment पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। किसे कहेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास कितना है, सिग्मा A इनटू में D। वॉल्यूम, कोई भी प्लेट की वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें पता है एरिया इनटू में D के बराबर होता है, पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो ये सिग्मा P है तो यहाँ पे सिग्मा P लेंगे, AD से AD क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब पोलराइजेशन P है वो किसके बराबर आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है, आ गया आपके पास। अब देखो क्या, जब हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन निकालते हैं, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली proportional to the external electric field। कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E के। ये होता है कि दूसरी हम डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तभी तो इस मटेरियल का क्या हो रहा है, आपके पास पोलराइजेशन हो रहा है। यहां से प्रोपोर्शनल हटाने के लिए P विच इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, चाई ऑफ E। हमने क्या कहा कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, यहाँ पे चाई है, ये क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या रहेगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। कि जो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट दे रखी है, उसके अंदर हमें कैपेसिटेंस पता करना है कब, जब इसके बीच के अंदर क्या रखी हुई आपकी एक कंडक्टिंग स्लैब रखी हो, तब क्या होगा। हमें पता है जब भी कैपेसिटेंस निकालते हैं किसकी, उस कैपेसिटर की डिस्टेंस कितनी हो, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, D। तो मैंने निकाला यहाँ पे क्या है, C नोट, किसके बराबर होती है आपके पास है, एप्सिलॉन नोट A बाय में किसके बराबर रहती है, D के बराबर रहती है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब देखो इस कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आपके पास, प्लस Q चार्ज क्या दे रखा है, इसके ऊपर टोटल चार्ज दे रखा है आपको। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इसके अंदर जो चार्ज है तो वो भी क्या होने लग जाते हैं, मूव होने लग जाते हैं। तो चार्ज मूव होते हैं धीरे धीरे,
मूव होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो इसके अंदर तो क्या होगी आपके पास 0 होगी। इन कंडक्टिंग स्लैब, क्या लिखोगे आप, इन कंडक्टिंग स्लैब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, 0 रहेगी। तो हमें कैपेसिटेंस पता करनी है किसके बीच में, फॉर कैपेसिटेंस फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन d माइनस टी। जो d में से मैंने t डिस्टेंस घटा दी, कंडक्टिंग स्लैब घटा दी, तो जहां पे इलेक्ट्रिक जो बाकी वो बचा हुआ पोर्शन है, ये क्या करना है आपको पता करना है कि इसके अंदर कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं पीडी इस बची हुई डिस्टेंस के अंदर, जो किसके बराबर होती है, ई नोट डी माइनस टी के बराबर रहती है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनटू में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब देखो ई नोट होता है वो किसके बराबर रहेगा, V इज इक्वल टू ई नोट किसके बराबर है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट के बराबर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो पैरेलल प्लेट के बीच में हमने पहले निकाली थी इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, तो हमारे पास क्या आई थी, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट आई थी। सिग्मा क्या होती है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इनटू में d माइनस का t विच इज इक्वल टू, हमने इसको थोड़ा और सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आई, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिखेंगे चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू में E। क्यों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। तो एरिया है इनटू में d माइनस का t बच गया। ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई क्या, Q बाय में एप्सिलॉन नोट A d माइनस टी। तो अब आपको क्या चाहिए, इसकी कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस C किसके बराबर होती है, C विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, V के बराबर होती है। चार्ज क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख दी मैंने, क्या हुआ अपॉन है एप्सिलॉन नोट A इनटू में d माइनस का t, सॉरी क्या लिखोगे, d माइनस का t। चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एप्सिलॉन नोट A अपॉन d माइनस का t के बराबर क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो ये d है, d कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नोट A अपॉन मैंने यहाँ पे क्या निकाला, d निकाला, विच इज इक्वल टू क्या बचा अंदर आपके पास, 1 माइनस का t बाय में d बचेगा, क्योंकि d बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या है, t अपॉन d चला जाएगा। तो अब देखो एप्सिलॉन नोट A बाय में d किसके बराबर होता है आपके पास, कैपेसिटेंस के बराबर होता है। जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटेंस होती है उसी के बराबर होता है। तो हमारा इस वाले के अंदर जो पोर्शन बचा हुआ है इसके अंदर कैपेसिटेंस कितना आएगा, C नोट अपॉन 1 माइनस का t बाय में d के बराबर आएगा। ये क्या रहेगी आपके पास, ओरिजिनल कैपेसिटेंस रहेगा। कब, जब इसके अंदर हम क्या रखते हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तब। अब हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि जो कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट दे रखी है उसके अंदर हम जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तब हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसकी कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर देखते हैं। जब हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी तो वो किसके बराबर आई थी, C नोट होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नोट A अपॉन d के बराबर रहता है। जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होती है जब इसके अंदर कोई भी क्या ना रखा हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह कुछ भी ना रखा हो, तब क्या रहती है, इसकी कैपेसिटेंस ये वाली रहती है। अब इसके ऊपर नेट चार्ज मैंने कितना माना, क्यों माना, नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर भाई,
क्यू है, आपके पास कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, जब मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद तो ये क्या होंगे, पोलराइजेशन हो जाएंगे। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो मतलब इसने भी खुद क्या बनाई, कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अंदर भी क्या होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो जब देखो ई ऑफ नेट निकालूंगा तो किसके बराबर होगी, आपके पास ई नोट माइनस का ईपी के बराबर होगी। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकालेंगे, ई नोट आपकी ज्यादा है, उसमें से मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटा दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ई नेट की आएगी। अब हमें इसका क्या पता करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखो इसका क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, कि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होते हैं, ई नोट डी माइनस टी। बचा कौन सा हुआ एरिया, डी माइनस टी बचा हुआ है, बाकी तो यहाँ पे क्या आ गई, कंडक्टिंग स्लैब आ गई। देखो ये तो हमें बाहर वाला एरिया है, उसके लिए क्या निकली, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकला इसका। अब अंदर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नोट माइनस ईपी के बराबर है। मतलब ई नेट को आपको क्या करना है, उसकी अंदर जो मोटाई दे रखी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, उससे क्या करना है, जोड़ना है। ई इंटू में क्या कर दोगे आप, टी कर दोगे, और ई नोट डी माइनस टी के बराबर होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्या, देखो ई नोट बाय में ई किसके बराबर होता है, आपको पता है के के बराबर होता है। किसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी टर्म को हमने क्या, ई होगा वो किसके बराबर होगा, ई नोट बाय में के के बराबर होगा। ये वाली वैल्यू कहाँ रखता हूँ, इस वाले इक्वेशन में हमें रखते हैं। तब इसके अंदर क्या चेंज आया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या बचा, ई नोट डी माइनस का टी प्लस में ई की जगह हमने क्या रख दिया, ई नोट बाय में के, ई नोट बाय में के इंटू में टी बच गया। तो यहां से देखो ई नोट मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा आपके पास वैल्यू, डी माइनस का टी प्लस का डी माइनस का टी इंटू में प्लस का क्या बच गया, टी अपॉन के बच गया। ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास बची, ये वाली वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तब हमारे पास क्या चेंज आएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया आपके पास, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट ए इंटू में डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन क्या आ गया आपके पास है, के आ गया। आपके पास वैल्यू क्या की, ये वाली। अब कैपेसिटेंस आप जानते हो सी किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की, v की वैल्यू रखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए इंटू में डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन क्या आएगा, के के बराबर आएगी वैल्यू। ये वाली वैल्यू आपके पास है आ गई। चार्ज से चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो चार्ज किसके बराबर होगा आपके, ऐसे कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन किसके बराबर आ गया, डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन किसके बराबर आ गई, के के बराबर वैल्यू आ गई आपके पास। ये वाली वैल्यू आई आपके पास। यदि देखो ये कैपेसिटेंस रहेगी, इस कैपेसिटेंस को चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने क्या निकाला, डी बाहर निकाला, तो देखो C विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन क्या आ गया, डी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस का टी अपॉन डी, क्या बचा देखो डी बाहर आएगा, टी अपॉन क्या बचेगा, डी बचेगा, प्लस का देखो टी अपॉन के है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी अपॉन डी के बचेगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वाले पूरे फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, सी नोट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या होगी, सी विच इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 1 माइनस का टी अपॉन डी प्लस का टी अपॉन डी, के बराबर है वैल्यू रहेगी।